नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत टी.एस. इलियट के निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत के विषय में जानेंगे। द्वारा आप टी.एस. इलियट के कला संबंधी दृष्टिकोण को समझ सकेंगे। टी.एस. इलियट के निर्व्यक्तिकता संबंधी विचार या अवधारणा उसे आप समझ सकेंगे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र और साहित्य में टी.एस. इलियट का क्या स्थान है या उनका क्या महत्व है, उसे भी आप जान सकेंगे। तो सबसे पहले हम टी.एस. इलियट के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। टी.एस. इलियट 10वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि और समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा, विद्वत्ता और चिंतन क्षमता के बल पर अंग्रेजी समीक्षा को एक नई दृष्टि और एक नई दिशा दी है। इलियट थॉमस स्टेन्स इलियट पूरा नाम था उनका, टी.एस. इलियट। उनका जन्म अमेरिका के सेंट लुई नगर में 22 सितंबर 1888 में हुआ था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से 1910 में उन्होंने एमए किया और उसके पश्चात उन्होंने संस्कृत और पाली भाषाओं के साहित्य का भी अध्ययन किया। इसके बाद वे जर्मनी होते हुए लंदन पहुंचे और वहां लंदन ही वे रहने लगे। सन 1925 में लंदन के प्रसिद्ध प्रकाशन संस्थान फेबर एंड फेबर के निदेशक पद का उन्होंने कार्यभार संभाला। इसके अतिरिक्त उन्होंने दी क्राइटेरियन त्रैमासिक पत्रिका का संपादन भी सन 1922 से 1939 तक किया। इस पत्रिका के माध्यम से न केवल उनकी कविताएं अपितु उनके समीक्षात्मक आलोचनात्मक लेख भी प्रकाशित होते थे। सन 1948 में उन्हें साहित्य सेवा के उपलक्ष्य में साहित्य सेवा के लिए विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1965 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये उनके बारे में, टी.एस. इलियट के बारे में, उनके जीवन के और उनके 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 शिक्षा दीक्षा और उनके जो पद आदि उन्होंने ग्रहण किए उसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी है। इसके बाद हम देखते हैं आलोचक के रूप में उनकी कुछ पुस्तकें हैं, कुछ उनकी रचनाएं हैं। मूलतः तो वे कवि थे। उनकी कविताओं का 20वीं शताब्दी के काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यहाँ हम इसकी चर्चा मुख्यतः हम व्याख्यान में भी उनके आलोचक रूप की चर्चा करेंगे। आलोचक में भी उनके निर्व्यक्तिकता सिद्धांत का ही हम अध्ययन करेंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो आगे उनकी आलोचनात्मक कृतियों का एक हम विवरण प्रस्तुत कर देते हैं, थोड़ा सा उनका उल्लेख कर देते हैं। उनकी आलोचनात्मक कृतियाँ मुख्यतः निबंध, व्याख्यान जो उनके लिखित रूप में हैं और पुस्तक समीक्षाएं ये उन्होंने प्रस्तुत की हैं। इनकी संख्या लगभग 500 बताई जाती है। वैसे उनके कुछ चुने हुए निबंध संग्रह हैं, वे पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हुए हैं। उनके कुछ नाम भी हैं यहाँ: एसेज ऑन पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, द सेलेक्टेड एसे, व्हाट इज ए क्लासिक, एसे एंशिएंट एंड मॉडर्न, ऑन पोएट्री एंड पोइट्स। ये कुछ उनके वो उनके निबंध हैं, समीक्षात्मक निबंध जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए हैं, निबंध संग्रह उन्हें हम कह सकते हैं। तो उनके विषय में जानने के पश्चात हम देखते हैं उनके इस व्यक्तित्व और साहित्यिक एक जो हमने परिचय हमने यहाँ देखा, उसके पश्चात हम कह सकते हैं कि इलियट ने व्यवस्थित रूप से कोई समीक्षा संबंधी ग्रंथ नहीं लिखा है। इनने किसी विशेष उन्होंने साहित्य सिद्धांत का ही प्रतिपादन किया है। उनके जो समीक्षा संबंधी जो विचार हैं, दृष्टिकोण हैं, उनकी अवधारणाएं हैं, ये अलग अलग लेखों में ही यत्र तत्र यहाँ वहाँ विशृंखलित रूप में ही हमें ये मिलते हैं। फिर भी अपने दृष्टिकोण की नूतनता और विचारों की मौलिकता के कारण उन्होंने अपने युग में एक श्रेष्ठ आलोचक और समीक्षक का स्थान उन्हें प्राप्त हुआ। इसके पश्चात हम देखते हैं उनका कला या काव्य के संबंध में उनका क्या दृष्टिकोण है। इलियट के जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण या समीक्षात्मक दृष्टिकोण को समझने के लिए उनके सबसे पहले हम उनके कला संबंधी दृष्टिकोण को जान लेते हैं। तो कला के प्रति इलियट का दृष्टिकोण अत्यंत स्वतंत्रतावादी है। वे कला और साहित्य को जीवन एवं समाज में स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। इसलिए वे ऐसे किसी भी विचार या मत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं जो कि कला को धर्म, नैतिकता, राजनीति आदि के बंधन में बांधता हो। यानी कला पर कोई भी बंधन वे स्वीकार नहीं करना चाहते। वे कला का मूल्यांकन शुद्ध कलात्मक मूल्यों के आधार पर ही करने के पक्षपाती थे। धार्मिक, नैतिक या राजनीतिक तत्वों के आधार पर कला या काव्य का मूल्य वे नहीं करते थे, ये उन्हें स्वीकार नहीं था।
कि धार्मिकता की कसौटी पर या नैतिकता की कसौटी पर या राजनीतिक कसौटी पर काव्य या कला को परखा जाए, ये वे नहीं चाहते थे। वे द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म में इस अपनी अवधारणा, इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि इस विश्व में कोई भी वस्तु दूसरे वस्तु के स्थानापन्न नहीं बन सकती। स्थानापन्न यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु का पूरी तरह से स्थान ले ले, उसकी कमी पूरी तरह पूरी कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात कला और धर्म पर भी लागू होती है। इसलिए वे कला को धर्म, अध्यात्म, दर्शन, नीति या राजनीति की स्थानापन्न बनाना या उनके तत्वों के अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना उचित नहीं समझते। यानी उनका मानना था कि कला या जो काव्य वगैरह है वो धर्म या दर्शन या अध्यात्म या नीति या राजनीति इसका स्थान नहीं ले सकते, तो इसलिए इनकी अभिव्यक्ति कला के माध्यम से नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका दृष्टिकोण था। उनकी इसी दृष्टिकोण को ये उनकी कोटेशंस हमने यहाँ उद्धृत की हैं। अकॉर्डिंग टू इलियट, द वैल्यू ऑफ आर्ट इन टू फोल्ड, वे दो वैल्यू मानते हैं, दो इसके। फर्स्टली, आर्टिस्टिक क्रिएशन इनकुलेट्स ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन इन अस, यानी हमारे अंदर एक अनुशासन की भावना जगाता है। ये जो कलात्मकता होती है, इसका सृजन होता है, कला का सृजन। सेकेंडली, इट लिफ्ट्स दैट burdens of fear and anxiety which in our daily lives presses upon us from all sides, जो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ते हैं, भय और हमारे ऊपर एक बेचैनी और इस तरह के जो प्रेशर, जो दबाव होते हैं, उस बर्डन को भी ये कला कम करती है। दूसरी वे कहते हैं इन द यूज ऑफ पोएट्री, इन द यूज ऑफ पोएट्री में वे कहते हैं इलियट सेज दैट आर्ट रिवोल्यूशनाइज, यानी एक प्रकार से वो एक क्रांति लाता है या एक विद्रोह उसके की एक भावना को वो जन्म देता है। और सेंसिबिलिटी, हमारी जो सेंस है, हमारी जो अनुभव जिसे हम कह सकते हैं, सह एक प्रकार से उसे हम अनुभूति कह सकते हैं, अनुभूति को वो एक उसमें उद्वेलित करता है। गिव्स ए डीपर अवेयरनेस ऑफ आवर ओन रियल सेल्फ, और हमारे अपने आप की, हमें स्वयं को जानने की एक हमें गहन एक अवेयरनेस, एक गहन जागरूकता हमें देता है। इट हेल्प्स अस टू फ्री आवर सेल्फ फ्रॉम द कन्वेंशनल मोड्स ऑफ वैल्यूएशन, और जो परंपरागत जो मूल्यांकन के जो तरीके हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनसे हमें ये मुक्त करता है। तो ये उनका काव्य या कला के संबंध में दृष्टिकोण है। इसके बाद हम उनके निर्वैयक्तिकता सिद्धांत की चर्चा करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में, एमए के पाठ्यक्रम में निर्वैयक्तिकता का ही सिद्धांत है टी.एस. इलियट का, तो उसी की हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले निर्वैयक्तिकता का अर्थ थोड़ा सा जान लेते हैं। इलियट क्या उसका अर्थ करते हैं। तो इलियट के अनुसार निर्वैयक्तिकता है कवि के व्यक्तिगत भाव की विशिष्टता का सामान्यकरण, यानी कवि के जो भाव हैं, विशिष्ट भाव हैं, वो सामान्यकरण हो जाना उनका, वो जनसाधारण के भाव बन जाना। यानी व्यक्तिक का उल्टा है निर्वैयक्तिक। व्यक्तिक किसी की पर्सनल चीज़, पर्सनल जो भी होता है, व्यक्तिक होता है, वो व्यक्तिक न रहे, उसकी पर्सनल न रहकर वो सबका बन जाए, तो वो निर्वैयक्तिकता हो जाती है। कवि के पास न केवल संवेदना होती है बल्कि वहन अक्षमता भी होती है। इन भावों को, इन व्यक्तिगत भावों को वहन करता है। वह अन्य लोगों की अनुभूतियों को भी अपने मन में बिठा लेता है और ये अनुभूतियाँ उसकी निजी अनुभूतियाँ बन जाती हैं। लेकिन जब वह इन अनुभूतियों को काव्य में व्यक्त कर देता है, चाहे उसकी अनुभूतियाँ, चाहे दूसरे की अनुभूतियाँ, जो भी उसने अनुभव किया है जीवन जगत में, उसको जब वो काव्य में उन्हें दर्शा देता है, उन्हें लिख देता है, उनकी अभिव्यक्ति कर देता है, तो ये अनुभूतियाँ उसकी अपनी होती हुई भी सबकी बन जाती हैं। यही वे निर्वैयक्तिकता का अर्थ लेते हैं। अब ये उनका सिद्धांत क्या है, यानी उनका दृष्टिकोण। कोई विशेष सिद्धांत का तो प्रतिपादन उन्होंने किया नहीं, उनका सिद्धांत जो उनके लेखों से निकल कर आता है, उसी के आधार पर यह समझा जाता है कि कवि अपने व्यक्तिक भाव एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है। किंतु इलियट ने इन दोनों ही बातों का खंडन किया। केवल व्यक्तिगत भाव और अनुभूतियों की वो अभिव्यक्ति नहीं करता। उनके विचार से न तो कविता में कवि की व्यक्तिकता रहती है और नई भावों की अभिव्यक्ति। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए इलियट ने काव्य की सृजन प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि वस्तुतः कवि के मस्तिष्क में अनगिनत भाव, अनुभूतियाँ, शब्दावलियाँ, बिंब आदि भरे रहते हैं। जैसे हमने इसके अर्थ में देखा कि दूसरे की अनुभूतियाँ भी, जीवन जगत की अनेक अनुभूतियाँ, न केवल अपनी ही बल्कि दूसरी भी अनगिनत भाव, अनुभूतियाँ, शब्दावली, बिंब आदि उसके मस्तिष्क में भरे रहते हैं और जब तक वे काव्य में व्यक्त नहीं हो जाते, वहीं रहते हैं, उसके मन में, उसके मस्तिष्क में रहते हैं,
किंतु जब वे घुल मिलकर कविता के रूप में व्यक्त हो जाते हैं तो उसका स्वरूप भी बदल जाता है। उन सब तत्वों के मिश्रण से एक नई वस्तु बन जाती है, यानी नया वो काव्य जिसे हम नाम कहते हैं, कला कह सकते हैं, काव्य कह सकते हैं, वो एक नई वस्तु इन सब के सृजन से बन जाती है। वह अपने सभी घटक तत्वों से भिन्न होती है, यानी जिनसे वह मिलकर बनी है उन तत्वों से वह वस्तु पूरी तरह भिन्न होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कवि के भाव, विचार, अनुभव, अनुभूतियाँ, बिंब एवं प्रतीक आदि अपने मूल रूप में व्यक्त न होकर एक ऐसे नए रूप में व्यक्त होते हैं जो कि किसी भी घटक तत्व के, यानी एक ऐसे रूप में व्यक्त होती है जो किसी भी घटक तत्व से भिन्न होती है ना। तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कवि के भाव, विचार, उसके अनुभव, उसकी अनुभूतियाँ, बिंब, प्रत्येक ये मूल रूप से व्यक्त न होकर एक नए रूप में व्यक्त होते हैं और किसी भी घटक तत्व के पूर्ववर्ती रूप से मेल नहीं खाते, यानी जिनसे ये मिले हैं उन तत्वों से ये मेल नहीं खाते, एक नए ही रूप में ये व्यक्त होते हैं। इस प्रकार एक स्वादिष्ट उदाहरण देकर समझाते हुए कि जैसे एक स्वादिष्ट चटनी में नमक है, मिर्च है, खटाई है, पुदीना है, इन सब से मिलकर चटनी बनी है ना। न जाने कितने पदार्थ उसमें मिलते हैं, किंतु जब हम उस चटनी को खाते हैं तो हमसे उसका स्वाद पूछा जाता है, क्या वह उसका स्वाद नमक जैसा था या उसका स्वाद मिर्च जैसा था या खटाई जैसा था। तो हम देखते हैं कि इन सब का उत्तर यही होगा कि उसका स्वाद इन सभी से भिन्न है, न नमक जैसा, न मिर्च जैसा, न खटाई जैसा, यानी एक अलग ही स्वाद उसका बन गया है। वह एक ऐसा नया स्वाद है जो इन सब में से किसी एक से भी नहीं मिलता, यानी इन सभी का मिश्रण है और वो मिश्रण वो किसी से नहीं मिलता। तो इसी प्रकार काव्य होता है जो उस कवि के भाव, विचार, उसके भाव, उसकी अनुभूतियाँ, उसके जो भी शब्दावली है, बिंब है, उन सब से मिलकर बनता है, लेकिन इन सब से वो अलग हो जाता है। यही बात कविता पर लागू होती है। कविता के घटक तत्व भाव, विचार, अनुभूति, अनुभव, बिंब, प्रतीक आदि सब कवि के निजी या व्यक्तिक होते हैं, किंतु जब वे कविता के रूप में ढल जाते हैं तो उनका न तो पिछला स्वाद ही रहता है और न ही पिछला उनका संबंध रहता है। दूसरे शब्दों में अब वे तत्व, भाव आदि कवि से संबंधित न रहकर सार्वजनीन बन जाते हैं, यानी सबके भाव बन जाते हैं, सब से संबंधित हो जाते हैं। कवि उनके भार से मुक्त हो जाता है, एक प्रकार से वो भार मुक्ति अनुभव करता है कि जो भी ये थे भाव, विचार, अनुभूति, अनुभव, बिंब आदि, इन सब से उसे छुटकारा मिल जाता है। या कहिए कि वे तत्व कवि की व्यक्तिकता से बहुत दूर चले जाते हैं, यानी उसकी पर्सनल नहीं रहते, व्यक्तिक नहीं रहती वो चीज़। इसीलिए एलियट ने कहा कविता के माध्यम से हम भावों की अभिव्यक्ति नहीं करते, अपितु उनसे मुक्ति प्राप्त करते हैं या उनसे पलायन करते हैं, यानी भाव से भाग जाते हैं, भाव से दूर हो जाते हैं। भाव ही नहीं, कविता के माध्यम से कवि अपनी व्यक्तिकता की सीमाओं से भी मुक्त हो जाता है और वो एक सार्वजनिक बन जाता है। उसका स्वर एक व्यक्ति का स्वर नहीं रहता, विश्व मानव का सबका स्वर बन जाता है, विश्वजनीन सार्वजनिक स्वर वह बन जाता है। तो इस प्रकार देखिए ये जो धारणाएं इलियट ने व्यक्त की हैं, ये पाश्चात्य जगत में एक प्रकार से नई बात थी, नई धारणाएं, नए विचार थे, चौंका दिया था पाश्चात्य विद्वानों को। टी.एस. इलियट के इस दृष्टिकोण ने, इस विचार ने, उनके समकालीन अनेक विद्वान ने इसका भली भांति अर्थ भी नहीं समझ सके और इसे स्वीकार भी नहीं कर सके। कुछ लोगों ने तो इन्हें असंगत, हास्यास्पद एवं स्वतः व्याख्या दोष से युक्त भी घोषित कर दिए थे कि अपने आप में ही ये दोष युक्त हैं, इनमें तो स्वयं ही दोष है, ऐसा भी कह दिया। इसके बाद पश्चिम में साहित्य चिंतन का जो स्तर था उसे देखते हुए ऐसा होना स्वाभाविक ही था उस समय, क्योंकि इलियट के निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत को वही व्यक्ति अधिक गहराई से समझ सकता है जिसने भारतीय आचार्य भट्ट नायक के साधारणीकरण एवं अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद का अनुशीलन किया। यानी नहीं समझाओ जो रस के संदर्भ में जो आते हैं, रस का हमने अध्ययन किया था, तो रस में हम साधारणीकरण देखते हैं, यानी कवि के भाव का वो कवि के भाव होते हैं वो सबके भाव बन जाते हैं, तो साधारणीकरण हो जाता है। भट्टनायक और अभिनवगुप्त ने इसका वर्णन किया था। जो व्याख्याकार है भरत मुनि ने जो सूत्र दिया था विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, उसमें भाव, अनुभव, विभाव के किस प्रकार संयोग होता है और संयोग के क्या क्या अर्थ उसके व्याख्याकारों ने निकाले हैं और फिर उससे किस प्रकार रस की प्राप्ति होती है ना। साधारणीकरण होता है, साधारणीकरण के द्वारा ही वो रस की वो भुक्ति होती है, अनुभूति होती है या अभिव्यक्ति होती है। अलग अलग विद्वान अलग कहते हैं। तो जिसने रस वाला सिद्धांत समझा है वही इस इलियट की निर्व्यक्तिकता को भली भांति समझ सकता है। तो इसके लिए आप एक बार साधारणीकरण का अध्ययन आप अवश्य इसमें कर सकते हैं। सच पूछे तो रस सिद्धांत के अंतर्गत जो बात साधारणीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है
वही बात इलियट के निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत के अंतर्गत है, यानी वही है व्यक्तिगत भावों का निर्व्यक्तिकरण हो जाना, सार्वजनिक हो जाना। जो पर्सनल चीज़ है वो यूनिवर्सल बन जाती है। साधारणीकरण की अवधारणा या सिद्धांत के अनुसार कवि के भाव एक व्यक्ति के भाव नहीं रहते, अपितु वे सर्वसाधारण के जन सामान्य के भाव में वे बदल जाते हैं, परिणत हो जाते हैं। इसलिए कवि का प्रेम या विरह या सुख या दुख, हर्ष या विषाद, हास्य या रुदन सर्वसाधारण के सुख दुख हास्य रुदन में परिणत हो जाते हैं, और इसीलिए उनसे फिर आनंद मिलता है, रस मिलता है। यदि हम इलियट की शब्दावली में कहें तो कवि के भाव इस प्रकार निर्वैयक्तिक हो जाते हैं। भारतीय रस सिद्धांत के द्वारा इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है, जो हमने उल्लेख भी किया है, कि किस प्रकार सामान्य जीवन की भावानुभूतियों का आस्वाद काव्य में परिवर्तित हो जाता है। कवि जो भी अपने सामान्य जीवन में जो भाव और अनुभूति प्राप्त करता है उन्हें वह काव्य में बदल देता है, और फिर वो काव्य वो एक आस्वाद का बन जाता है, उससे आस्वाद मिलता है, रस मिलता है। उसको तो रस सिद्धांत की मूल धारणा यही है कि सामान्य जीवन के भय, त्रास, करुणा, शोक और क्रोध आदि जो स्थायी भाव हैं, 9 रस होते हैं, 9 रस के 9 स्थायी भाव ना, ये जिनका कुछ उल्लेख किया है। तो ये स्थायी भाव काव्य के माध्यम से व्यक्तिगत नहीं रहते, साधारणीकरण की प्रक्रिया से ये रसानुभूति या आनंद की अनुभूति में बदल जाते हैं। और ऐसी स्थिति में इलियट की अवधारणा कि काव्य में व्यक्त भाव, अनुभव, बिंबों, प्रतीकों का स्वाद उसके मूल रूप से सर्वथा भिन्न हो जाता है, किसी भी रस सिद्धांतिक आचार्य के लिए चौंकाने वाली नहीं है। यानी जो रस सिद्धांत को जानता है वो इस बात को नई नहीं मान सकता, इस बात से चौंक नहीं सकता। जो रस सिद्धांत से अपरिचित है, रस सिद्धांत जिसने नहीं पढ़ा, वही इस बात को नई या चौंकाने वाली समझेगा। तो साधारणीकरण या निर्व्यक्तिकता की जो खोज भारतीय आचार्यों ने 8वीं 9वीं शताब्दी में कर ली थी, उसी की खोज अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में इलियट ने 20वीं शताब्दी में की। तो देखिए भारतीय काव्य शास्त्र कितना उससे आगे है। भारतीय काव्य शास्त्रियों में साधारणीकरण, और आचार्य भरत मुनि ने ही रस निष्पत्ति की बात की थी, और साधारणीकरण की प्रक्रिया का बाद में उसके व्याख्याकारों ने, पटनायक आदि ने उल्लेख किया था। तो वो खुद छठी क्या 8वीं 9वीं शताब्दी तक हो चुकी थी, यानी इन शताब्दियों में इसका उल्लेख होता रहा। यानी वही बात, वही साधारणीकरण, उसे दूसरे शब्दों में निर्व्यक्तिकता के रूप में अंग्रेजी विद्वान ने, इलियट ने 20वीं शताब्दी में कहा। ऐसी स्थिति में यदि अंग्रेजी के प्रबुद्ध साहित्यकार भी इलियट की धारणाओं को असंगत या स्पष्ट घोषित करें तो आश्चर्य नहीं है। वस्तुतः अंग्रेजी समीक्षा की अनेक अवधारणाओं को स्पष्ट एवं पुष्ट करने में भारतीय काव्य शास्त्र का ज्ञान पर्याप्त सहायक सिद्ध हो सकता है। यदि हमें भारतीय काव्य शास्त्र का ज्ञान है तो हम इस पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अनेक सिद्धांतों को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ तक कि इलियट द्वारा प्रतिपादित वस्तुपरक सामंजस्य के स्पष्टीकरण में भी रस सिद्धांत का बोध उपयोगी सिद्ध होता है। उन्होंने जो ये इस प्रकार का एक कोरिलेशन बनाया है वस्तुपरक सामंजस्य का, जो उन्होंने उल्लेख किया, उसे भी हम समझ सकते हैं ना। यहाँ उसका उल्लेख अधिक आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम केवल निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत की व्याख्या कर रहे हैं। फिर अपने निबंध हेमलेट में इलियट ने भावाभिव्यंजना की पद्धति को वस्तुपरक सामंजस्य का नाम देते हुए आलंबन, उद्दीपन, अनुभव, संचारी भाव का ही प्रतिपादन एक भिन्न शब्दावली में किया है। ये जो है उद्दीपन है, आलंबन है, अनुभाव है, संचारी भाव है, ये सब रस सिद्धांत में आते हैं, हमने पढ़े भी थे। इन्हीं को दूसरा नाम दे दिया ऑब्जेक्टिव कोरेविटिव कहकर, उन्होंने वस्तुपरक सामंजस्य कहकर, the only way of expressing emotion in the form of art is by finding an objective correlative. In other words, a set of objects, a situation, a chain of events, which shall be the formula of that particular emotion. यानी किसी एक विशेष भाव के लिए, उसके लिए एक घटनाओं की एक श्रृंखला, एक वस्तुओं का एक समूह ना, इनका एक कोई उनमें आपस में एक किस प्रकार एक भावनात्मक संबंध स्थापित होता है, ये बात कहते हैं इस वस्तुपरक सामंजस्य में इलियट। और यही बात उद्दीपन, अनुभव और संचारी भाव से मिलती जुलती है। कहना न होगा कि रस सिद्धांत के अनुरूप प्रत्येक स्थायी भाव के लिए विशेष आलंबन होता है, यानी वही है, प्रत्येक स्थायी भाव के लिए उस आलंबन को ही वे ऑब्जेक्ट कह देते हैं। उद्दीपन यानी सिचुएशन और स्थिति, वो यानी जो भाव है वो उद्दीप्त होता है ना, इसमें आश्रय, आलंबन आदि का उल्लेख होता है। उद्दीपन बाहरी उद्दीपन होते हैं जिनसे वो मन में जो स्थायी भाव होता है वो उद्दीप्त होता है। अनुभव
यानी चेन ऑफ इवेंट्स, यानी वो घटनाएं जिससे पता चलता है कि अमुक आश्रय के मन आश्रय में अब वो एक स्थायी भाव जागृत हुआ है, उसका उद्दीपन हुआ है, तो उसकी जो द्योतक चेष्टाएं हैं उन्हें हम अनुभव कहते हैं। तो इन्हें टी.एस. इलियट चेन ऑफ इवेंट्स कह देते हैं। तो इस प्रकार मतलब वही रस सिद्धांत और साधारणीकरण का ही प्रतिपादन निर्वैयक्तिकता और वस्तुपरक सामंजस्य आदि के माध्यम से इलियट ने किया है। अब हम इलियट का मूल्यांकन भी देख लेते हैं थोड़ा सा, इस सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में उनकी क्या उनका महत्व है या देन है। आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवि तो हैं ही, आलोचक भी हैं, समीक्षक भी हैं, समर्थक व्याख्याकार भी हैं। उनकी कृतियाँ व्यवस्था के प्रयोजन से प्रेरित हैं, जिस समय जो आवश्यकता थी उसके अनुकूल हैं। इतिहास बोध और परंपरा की धारणाओं के अंतर्गत अतीत के समग्र साहित्य को वर्तमान के लिए और दूसरे देशों के साहित्य को किसी एक देश के लिए सार्थक और उपादेय उन्होंने माना है, और ये उनकी एक महत्वपूर्ण देन है। परंपरा की तरह काव्य भी निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत उनके लेखन में सर्वत्र व्याप्त है। यानी उस सिद्धांत का इन्होंने स्वयं भी उस पर चले हैं, ये व्यवहार में भी इस सिद्धांत को भी लाए हैं। रोमांटिक भावधारा की अति वैयक्तिकता के फलस्वरूप उन्होंने अपना यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। रोमांटिसिज्म या जो कविता है उसमें अति वैयक्तिकता ना, अति व्यक्तिवाद, यानी रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदतावाद का ही जो भारतीय संस्करण जिसे हम कई बार छायावाद कहते हैं, उसमें भी अति व्यक्तिवाद, यानी वो एक व्यक्ति के पर्सनल उसके व्यक्तिगत सुख दुख का ही वो रोना रोते हैं, तो उसे हम अति व्यक्तिकता भी कह सकते हैं। तो इसके ही एक प्रकार से फलस्वरूप या इसके प्रतिकार के रूप में कह सकते हैं कि उनका ये व्यक्तिगता निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है। वस्तुनिष्ठता भी इसका एक पक्ष है, यानी वो भाव व्यक्तिगत न रहकर वो वस्तुनिष्ठ बन जाते हैं, यानी सब्जेक्टिविटी ना होकर उसमें ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है निर्व्यक्तिकता होने के बाद। काव्य और आलोचना दोनों में इलियट निर्व्यक्तिकता एवं वस्तुनिष्ठता के समर्थक हैं। वस्तुतः निर्व्यक्तिकता एवं वस्तुनिष्ठता अभिजात्यवादी धारणाएं हैं जिन्हें ये साहित्य के लिए हितकर समझते हैं, यानी श्रेष्ठ धारणाएं ये होनी चाहिए साहित्य, इनके आधार पर उसकी परख होनी चाहिए, या ये एक प्रकार से ये उन्होंने अवधारणा दी है। इलियट काव्यानुभूति को विशिष्ट अनुभूति मानते हैं, रिचर्ड्स की तरह सामान्य अनुभूति नहीं मानते हुए, यानी विशिष्ट भाव होते हैं और विशिष्ट प्रकार की एक अनुभूति होती है काव्य में। पर्याय रूप में काव्य आनंद लौकिक आनंद से विशिष्ट है। ये कह सकते हैं कि काव्य से जो आनंद प्राप्त होता है वो अन्य लौकिक आनंद से अलग है, भिन्न है ना। उसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय काव्य शास्त्र में हम रस की जो व्याख्या करते हैं, रस का अर्थ समझते हैं, तो उसमें भी यही है। रस को एक सभी प्रकार के जो लौकिक आनंद है उनसे भिन्न उसे माना गया है, ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तो वही बात मिलती जुलती इलियट कहते हैं। इस अंश में इलियट की मान्यता भारतीय काव्य शास्त्र की मान्यता के निकट है, जिसमें काव्यानंद को भी अलौकिक ही माना गया है। तो इस प्रकार निस्संदेह कवि और आलोचक के रूप में इलियट को जो प्रसिद्धि मिली वह अन्य किसी को उसके जीवन काल में नहीं मिली, यानी नोबेल पुरस्कार तक उन्हें अपने इस साहित्य चिंतन और आलोचक और समालोचक और कवि यानी सब के रूप में उसे एक नोबेल पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया। तो उन्हें बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अब इस व्याख्यान के लिए सहायक और संदर्भ पुस्तकें जो प्रयोग की हैं या आप उनसे और अधिक उनकी आप सहायता ले सकते हैं। साहित्यिक निबंध है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखित काव्य शास्त्र और साहित्यालोचन, ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के नोट्स हैं जो विद्यार्थियों के लिए तैयार किए गए हैं, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र लक्ष्मी पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित है। आपने इस व्याख्यान को सुना, आशा ये आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।